वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। सो बच्चों, हम एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे, तो आप अपनी एनसीईआरटी पार्ट 2 ओपन कर सकते हैं। पेज नंबर 280 पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। टेक सम वाटर इन a vessel and start heating it on a burner. Soon you will notice that bubbles begin to move upward. तो आपने क्या किया, किसी बर्तन में पानी लिया और उसको गर्म करना शुरू किया। तो जल्दी आप देखते हैं कि नीचे की तरफ से कुछ बुलबुले बनने लगते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। As the temperature is raised, the motion of water particles increases till it becomes turbulent. धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाता है और वाटर पार्टिकल्स का मोशन बढ़ता जाता है, यानी बुलबुले फास्ट होते जाते हैं। एज वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, और धीरे धीरे जब पानी उबलना शुरू कर देता है तब तक ऐसा होता है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड। तो हमें ये बताना है कि भाई वो कौन कौन सी भौतिक राशियां या क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि वो फैक्टर्स कौन से हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच, वो फैक्टर्स कौन से हैं जिन पे क्वांटिटी जो दे रहे हैं हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा दी जा रही है वो निर्भर करेगी किसी सब्सटेंस के लिए, क्योंकि अलग अलग सब्सटेंस के केस में ये अलग अलग है। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन, इन फर्स्ट स्टेप हीट a given quantity of water to raise its temperature by say 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपको कुछ अमाउंट दिया हुआ है पानी का, आपने उसको गर्म किया। कितना गर्म किया? इतना गर्म किया कि उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाए। एंड नोट द टाइम टेकन, और इसमें जो समय लगा वो आपने नोट किया। अगेन टेक द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड रेज इट्स टेम्परेचर बाय 40 डिग्री। अब की बार आपने क्या किया, उतना ही पानी लेकर टेम्परेचर को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया यूजिंग द सेम सोर्स ऑफ हीट। वापस से आपने सेम सोर्स हीट का यूज किया, पर अब की बार दुगना यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाया। नोट द टाइम टेकन बाय यूजिंग ए स्टॉप वॉच। अब इसमें जो समय लगा, क्या आपको लगता है वो जस्ट डबल होगा? तो वो समय आपको नापना है स्टॉप वॉच से। यू विल फाइंड इट टेक्स अबाउट ट्वाइस द टाइम and therefore double the quantity of heat required, raising twice the temperature of same amount of water। यानी लगभग दुगना समय आएगा, तो 20 तक ले जाने में जितना समय लगा था उसका उतना ही समय 20 से 40 तक ले जाने में लगेगा। ऐसा कुछ आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू पाएंगे, बाकी प्रैक्टिकली आप इसे करके देख सकते हैं। द सेकेंड स्टेप, नाउ सपोज यू टेक डबल द अमाउंट ऑफ वाटर। अभी आपने क्या किया, पानी की मात्रा को दुगना कर दिया एंड हीट इट, और अब इसे गर्म कर यूजिंग द सेम हीटिंग अरेंजमेंट। वही जो पहले था वही हीटिंग अरेंजमेंट यूज कर रहे हैं टू रेज द टेम्परेचर बाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर को आपने फिर से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया। यू विल फाइंड द टाइम टेकन इज अगेन ट्वाइस दैट रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट स्टेप। तो प्रैक्टिकली करके आप देख सकते हैं, पिछली बार अगर m अमाउंट ऑफ वाटर था, m ग्राम वाटर या बोले l लीटर वाटर था, तो उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने में t टाइम लग रहा था। तो अब 2l लीटर वाटर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने में 2t टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली। इन द थर्ड स्टेप दोबारा से हमने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। इन प्लेस ऑफ वाटर नाउ हीट द सेम क्वांटिटी ऑफ सम ऑयल। पानी की जगह आप जो है कुछ तेल को गर्म करते हैं, से मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल गर्म करते हैं, एंड रेज द टेम्परेचर अगेन बाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर से आपने सरसों के तेल का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज किया। नाउ नोट द टाइम बाय द सेम स्टॉप वॉच। उसी विराम घड़ी से आपने फिर से समय नोट किया। यू विल फाइंड द टाइम टेकन विल बी शॉर्टर and therefore the quantity of heat required would be less than that required by the same amount of water for the same rise in temperature। तो अब की बार आप क्या देख रहे हैं,
कि जो हीट आप दे रहे हैं वो डिफरेंट है और कम है। ठीक है, पानी को गर्म करने के लिए जितनी चाहिए थी उससे सरसों के तेल को गर्म करने के लिए जितनी चाहिए वो कम है। The above observations show that the quantity of heat required to warm a given substance depends on its mass. तो अब इन सारे निष्कर्षों को अगर हम एक साथ इन सारे कंक्लूजन्स को कंबाइन करें अगर, तो जो फाइनल कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं वो ये है, निष्कर्ष ये निकलता है कि जो हीट चाहिए किस काम के लिए, टू वार्म ए गिवन सब्सटेंस, किसी पदार्थ को गर्म करने के लिए, वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो इसके मास पर डिपेंड कर रही है एम पर, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी पर डिपेंड कर रही है, और सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है, कितना मास है, और सब्सटेंस का नेचर क्या है, पानी के लिए अलग है, सरसों के तेल के लिए अलग है, और वो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो डिफर करेगा तो भी हीट डिफर करेगी। So the change in temperature of a substance when a given quantity of heat is absorbed or rejected by it is characterized by a quantity called the heat capacity. तो यहाँ पर पिक्चर में आती है एक नई फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है हीट कैपेसिटी। तो कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई या ठंडा होने में कितनी हीट रिजेक्ट हुई वो डिपेंड करता है सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी पर ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी हीट कैपेसिटी इज करेक्टराइज्ड बाय द सब्सटेंस, ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। वी डिफाइन हीट कैपेसिटी एस ऑफ ए सब्सटेंस एस, हीट कैपेसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया बच्चों सिंबल एस से, और एस किसके बराबर होगा, ये होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। सो डेल्टा क्यू है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम टी टू टी प्लस डेल्टा टी। तो डेल्टा टी अमाउंट से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए डेल्टा क्यू हीट अगर सप्लाई कर रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक नहीं सॉरी, हीट कैपेसिटी ओनली है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफरेंट, हीट कैपेसिटी इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। You have observed that if equal amount of heat is added to equal masses of different substances, the resulting temperature changes will not be the same. आपके पास मान लीजिए तांबा है, एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, लोहा है, तीनों को अगर आप जो सब उन सबका अमाउंट सेम है ना, सब 1 किलोग्राम आपने लिया और सबको सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया आपने, इक्वल मासेस इक्वल अमाउंट, तो भी जो इनके जो फाइनल टेम्परेचर होंगे वो सेम नहीं होंगे, these will be the different. It implies that, इससे हमें क्या पता चलता है, that every substance has a unique value for the amount of, यानी हर substance के लिए एक यूनिक वैल्यू रहती है किसकी, जो कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसकी। सो अमाउंट ऑफ heat absorbed or rejected to change the temperature of unit mass of it by 1 unit, यूनिटी से, तो यहाँ टेम्परेचर को हमने 1 यूनिट पे लिया है यहाँ पे, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक वर्ड कब अटैच किया बच्चों आपने, जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ गया यूनिट मास, और टेम्परेचर को भी हमने यूनिट करके स्टैंडर्डाइज कर दिया, इसको मानकीकरण कर दिया, इसको स्टैंडर्ड बना दिया कि यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस का टेम्परेचर यूनिटी से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसको बोलेंगे उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। कॉपर के लिए अलग होगी, सिल्वर के लिए अलग होगी। If delta Q stands for the amount of heat absorbed or rejected by a substance of mass m when it undergoes a temperature change delta T, then the specific heat capacity of that substance is given by, इसको हम स्मॉल s से दिखा रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, जबकि हमने हीट कैपेसिटी को कैपिटल S से दिखाया था। तो कैपिटल S को सिंपली अगर मास से आपने डिवाइड कर दिया, कोई भी क्वांटिटी इन जनरल पर यूनिट मास, जैसे स्पेसिफिक चार्ज अगर आपको याद आ रहा हो या आगे पढ़ेंगे 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और पहले भी कहीं पढ़ा होगा फिजिक्स में, स्पेसिफिक चार्ज ये होता है Q बाय M, चार्ज टू मास रेशियो। तो साइंटिस्ट का नाम थॉमसन था, थॉमसन ने एपरेटस यूज किया था मास स्पेक्ट्रोग्राफ
और मास स्पेक्ट्रोग्राफ को यूज करके थॉमसन ने पता लगाया था इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो यानी Q/m। तो Q/m को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। तो यहां पर हीट कैपेसिटी अपॉन मास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कहेंगे। सो इट इज 1/m टाइम्स डेल्टा Q बाय डेल्टा T। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। जैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। जब आप लोहे का तार ले रहे हैं तो उसकी यंग्स मॉडुलस फिक्स है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो चेंज होने वाली नहीं है। पर तार अगर चांदी का हो गया या तांबे का हो गया तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है which determines the change in the temperature of the substance। उससे हमें ये पता चलता है कि सब्सटेंस के टेम्परेचर में कितना चेंज होगा, अंडरगोइंग नो फेज चेंज। ये कंडीशन है बच्चों, प्रोवाइडेड फेज में चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हीट दो तरह की होती है, आगे हम पढ़ेंगे, लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट टेम्परेचर बढ़ाती है, लेटेंट हीट फेज चेंज करने में काम आती है। When a given quantity of heat is absorbed or rejected by it, ऐसा, so it is defined as the amount of heat। तो हम definition इसकी बना सकते हैं, amount of heat per unit mass absorbed or rejected by the substance to change its temperature by 1 unit। तो ये बच्चों हो गई definition किसकी, specific heat capacity की। amount of heat per unit mass absorbed or rejected by the substance to change its temperature by 1 unit। It depends on the nature of the substance, कि वो पानी है या सरसों का तेल है, and its temperature, उसका करंट टेम्परेचर क्या है, अलग अलग टेम्परेचर रेंज में अलग अलग होगा। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये भी पूछी जाती है बच्चों, कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनता है, आपसे यूनिट पूछ लेते हैं, जूल पर केजी पर केल्विन। डेफिनेशन से भी आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। If the amount of substance is specified in terms of moles, mu की टर्म्स में दिखाएं instead of mass m in kilogram, तो यहाँ पर यूनिट चेंज हो जाएगी। We can define heat capacity per mole of the substance, तो वो हो जाएगा s upon m की जगह s upon mu, और इसको हम दिखाएंगे कैपिटल C से, यानी इसका नाम अब हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट। तो अभी तक 1 किलोग्राम के लिए ले रहे थे, m मास के लिए ले रहे थे, और यूनिट मास किया हमने 1 किलोग्राम के लिए ले रहे थे, तो वो थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर 1 मोल के लिए लेंगे तो बनेगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो आगे हमारे बहुत काम आने वाली है। लाइक एस सी आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स टेम्परेचर। ये दो फैक्टर हैं जिन पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है। The SI unit of molar specific heat capacity is joule per mole per Kelvin। तो ये SI unit है, molar specific heat capacity, joule per mole per Kelvin। However, in connection with specific heat capacity of gases, additional conditions may be needed to define C। In this case, heat transfer can be achieved by keeping either pressure or volume constant। अब साथ साथ में और दो कंडीशन हम जोड़ेंगे कि जो हीट हम दे रहे हैं किसी सब्सटेंस को, वो दो तरह से दी जा सकती है, या तो प्रेशर को कांस्टेंट रख के या वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के। इफ द गैस इज हेल्ड अंडर कांस्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफर, देन इट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल सी सबस्क्रिप्ट पी से, सीपी। सीपी मींस कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑन द अदर हैंड, इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज मेंटेन्ड ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफर, वॉल्यूम को फिक्स रख के हमने हीट ट्रांसफर की। कैसे, प्रेशर कुकर में बंद कर रखा आपने, तो वॉल्यूम फिक्स है बंद बर्तन में, और आप उसे गर्म कर रहे हैं, वॉल्यूम फिक्स है। तो then the corresponding molar specific heat capacity is called molar specific heat capacity at constant volume।
ये हम उसको बोलेंगे। फॉर डिटेल्स सी चैप्टर 12। तो आपको चैप्टर 12 में इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। तो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सीपी और सीवी के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम मेयर्स रिलेशन कहते हैं, तो वो भी हम डिराइव करेंगे। टेबल 11.3 लिस्ट मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम सब्सटेंसेस at atmospheric pressure and ordinary temperature, while table 11.4 lists molar specific heat capacities of some gases. तो टेबल 11.3 से आप ये देख सकते हैं कि जो पानी है, इसकी बात कर रहा हूं मैं टेबल 11.3 की। तो वाटर हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सबसे ज्यादा है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वाटर की 4186 जूल पर केजी पर केल्विन, जबकि नीचे की तरफ जाएं या सबसे कम इस टेबल में अगर हमें जो दिखाई दे रही है वो लेड की दिख रही है। इसका मतलब लेड सबसे कम हीट लेकर सबसे ज्यादा गर्म होगा, ये इसका मीनिंग है।